नमस्कार दोस्तों, 4 नवंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तीसरी बार बोल रहा हूँ, चलिए कोई नहीं, 3 वीडियोस 3 बार बोल दिया। वंस अगेन हैप्पी दिवाली दोस्तों। पहली न्यूज़, सेंटर कट्स एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आई है और इसको मैंने आज के एडिटोरियल में भी डिस्कस किया है कि सेंटर ने कुछ हद तक एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल पर काट दिया है। तो पेट्रोल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे और डीजल के दाम 10 रुपये प्रति लीटर कम हो गए। और यहाँ पे केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को भी बोला है कि भाई थोड़ा बहुत आप और कम करो दाम। राज्य की सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं और राज्य की सरकारों का जो टैक्स होता है ना, वो एड वैलोरम होता है। एड वैलोरम मतलब कि जितना पेट्रोल का दाम है उसके ऊपर पहले वो टैक्सेस लगाए जाएंगे जो कि केंद्र की सरकार इंपोज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पेट्रोल का दाम प्लस टैक्सेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो कंबाइंड प्राइस निकल के आएगा इसके ऊपर फिर राज्य की सरकार का वैट लगता है। समझ गए बात को? तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे केंद्र की सरकार के टैक्सेस कम हो रहे हैं तो राज्य की सरकार के पास जितना पैसा जा रहा है वो भी थोड़ा यहाँ पे कम होगा। केंद्र की सरकार यहाँ पे स्टेप क्यों ले रही है? तो भाई राबी क्रॉप में फार्मर्स को थोड़ा सा आप कह लो कि रिलीफ मिले। कैसे रिलीफ मिलेगा? तो इनपुट्स गांवों तक पहुंचाने के लिए भी डीजल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, और जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको गांव से मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी डीजल पेट्रोल की जरूरत है। इन्फ्लेशन जो इतनी महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने की जरूरत है। भाई 127, 119, 120 कई कई जगहों पे प्रति लीटर पेट्रोल इतने इतने में पहुंचा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा महंगा है। पहले क्या होता था, मैं अपनी कार में पेट्रोल जब डलाता था तो 3,000 रुपये में टंकी फिल होती थी। मैं लगभग 1 से 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब मैंने रिसेंटली जब टंकी भरवाई तो 4100 रुपये आए। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए हैं। ये सिर्फ 1 साल 1.5 साल की ड्यूरेशन में इतना फर्क आ गया है। तो कुल मिलाकर पेट्रोल के जो इतने ज़्यादा दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है और सरकार के इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे बीजेपी रूल स्टेट्स में भी जो पेट्रोल के टैक्सेस हैं वो कम किए गए हैं। टारगेट क्या है कि प्रति लीटर 100 रुपए से कम आ जाए पेट्रोल। तो गुजरात, कर्नाटका, आसाम, त्रिपुरा, हर जगह पे आप कह सकते हो कि 7 रुपए प्रति लीटर का कट किया गया स्टेट लेवीज में इन डीजल एंड पेट्रोल। उत्तर प्रदेश ने बोला कि पेट्रोल पे 7 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे, डीजल पे 2 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने बोला कि पेट्रोल पे 12 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे, डीजल पे 17 रुपया प्रति लीटर हम कम करेंगे। ठीक है। तो राज्य की सरकारें अगर अनाउंस नहीं भी कर रही हैं तो भी जो भी मैंने आपको बताया कि एड वैलोरम बेसिस मतलब डायनेमिकली जिस बेसिस पे पेट्रोल के और डीजल के दाम बदल रहे हैं और उसके ऊपर सरकार की ड्यूटी लग गई, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगा के राज्य की सरकारें टैक्स वसूलती हैं वैट के फॉर्म में। तो एड वैलोरम टैक्स वो टैक्स होता है जो कि वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन पे लगाया जाता है। उसकी एक्चुअल कोई बेस वैल्यू नहीं होती है। जिस समय पे उस समय पे जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। इसको आप एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं, इसलिए इसको सेल्स टैक्स भी कहा जाता है या फिर वैट कह लो। वैट आपका एड वैलोरम टैक्स ही है, वैल्यू एडेड टैक्स। जो वैल्यू हो रही है उसकी, उसके ऊपर टैक्स लगा दो। अभी तक अगर आप देखो तो केंद्र की सरकार पेट्रोल के ऊपर प्रति लीटर 32.90 रुपए का आप कह सकते हो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है और सेस लगा रही है, और डीजल के ऊपर 31 रुपए 80 पैसे का लगा रही है। ठीक है। और ये अमाउंट 2014 में 3 रुपए 56 पैसे था। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ओवरऑल कितना ज्यादा एक्साइज और सेस लग रहा है पेट्रोल डीजल के ऊपर। और इस साल फरवरी 2021 से ही हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार केंद्र की सरकार को बोल रही है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्यूल टैक्सेस में कट करिए। फाइनली सरकार ने यहाँ पे थोड़ी बहुत बात सुनी है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, ज्वाइन बटन दबा के अगर हो सके तो हेल्प करें, कमेंट करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोवैक्सीन गेट्स WHO's इमरजेंसी यूज नोट। और एक और बात, हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो इंडिया की जो पहली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इसको फाइनली यहाँ पे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिल गई है। WHO में बहुत लंबे समय पे इस बात पे बहस चल रही थी कि कोवैक्सीन को मिलेगा अप्रूवल, नहीं मिलेगा। फाइनली यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया। कोवैक्सीन इज अ होल विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब कि कोविड के वायरस का ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म इस वैक्सीन के अंदर रहता है, जो कि आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और आप कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार रहोगे। तो आप कह सकते हो कि
ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग कोवैक्सीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बहुत सारी दूसरी कंट्रीज इस अप्रूवल के आधार पर बहुत ज़्यादा कोवैक्सीन को अपने यहाँ पे इंपोर्ट करेंगी। हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने कोवैक्सीन से अपना वैक्सीनेशन लिया है वो दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, बशर्ते जिन कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के थ्रू कोवैक्सीन को अप्रूवल दें। ओके, जो भी डाटा अवेलेबल था डब्ल्यूएचओ के पास, उसके बेसिस पे डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि भाई सेकेंड डोज कोवैक्सीन की मिलने के बाद 14 दिन के बाद भी कोरोना के अगेंस्ट जो एफिशिएंसी है कोवैक्सीन की वो 78% है। और कोवैक्सीन की एफिशिएंसी को किन किन वेरिएंट्स के अंदर अगेंस्ट मेजर किया गया है, तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट, कप्पा के अगेंस्ट, बीटा के अगेंस्ट, गामा के अगेंस्ट, जितने भी डेंजरस वेरिएंट्स हैं नोन दुनिया के, उन सब के अगेंस्ट यहाँ पे मेजर किया गया है कोवैक्सीन को। सबके अगेंस्ट कोवैक्सीन ने एक पोटेंट रिस्पॉन्स दिखाया है। ओवरऑल वैक्सीन की सूटेबिलिटी को देखने के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इस टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओवरऑल वैक्सीन के स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे एसेस किया गया। ओके, कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन ने भी यहाँ पे रिव्यू किया है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। ये पर्टिकुलर एनसीपीसीआर वाली न्यूज में अलग से ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करें, पैलेस्टीनियन पीएम कॉल्स फॉर इंडियन सपोर्ट। तो आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी ग्लासगो गए और ग्लासगो में वो मिले पैलेस्टीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये से। पैलेस्टीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये ने मोदी जी से मुलाकात की और इस मुलाकात में बोला कि इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेबलाइजिंग रोल हो सकता है वेस्ट एशिया में। अगर बात की जाए तो मीटिंग तो ग्लासगो में एनवायरमेंट को लेकर मिल हो रही थी, लेकिन मिस्टर शताये ने मोदी जी के साथ बैठ के बातचीत बोली और कहा कि देखिए इंडिया की इकोनॉमिक और इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में इंडिया मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वैसे भी हमेशा रही है पैलेस्टीनियंस पीपल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन विद जेरूसलम एज कैपिटल। ये तो देखिए हो पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इजराइल ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है पहले से वो ये रही है कि पैलेस्टीन के लोगों के पास राइट होना चाहिए अपने खुद के फ्यूचर को डिसाइड करने का। अब इस कंटेक्स्ट में पैलेस्टीन के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शताये, इनका ये बोलना है कि इंडिया अपनी ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा डाइवर कर रहा है, लेकिन इंडिया अगर चाहे तो हमें पॉलिटिकल सपोर्ट देके हमारी काफी हद तक मदद कर सकता है। वैसे तो मैं बता दूं कि पैलेस्टीन की टेक्निकल सपोर्ट इंडिया काफी कर रहा है। टेक्निकल मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना, खाना वगैरह देना, छोटा मोटा एक्सपोर्ट करना, ये सब तो इंडिया करता है पैलेस्टीन के लिए। रही बात पॉलिटिकल सपोर्ट की, तो वो पॉलिटिकल सपोर्ट इंडिया से मांग रहे हैं कौन? पैलेस्टीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये। हालांकि ये एक लिमिट से ज्यादा ओपनली इंडिया नहीं दे सकता, रीजन बीइंग इजराइल नाराज हो जाएगा। अगर देखें तो रिसेंटली ही हमारे जयशंकर साहब ने इजराइल की एक 4 दिन की विजिट की थी, ठीक है। और क्या इससे पहले हमारे पैलेस्टीन में हमारे कोई बड़े डिग्नेटरी गए हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल गए। 2018 में, फरवरी 2018 में आप कह सकते हो कि इजराइल भी गए थे आपके हमारे मोदी जी, उसके 4 महीने बाद पैलेस्टीन भी गए थे मोदी जी। तो पहले मोदी जी पैलेस्टीन ऑलरेडी जा चुके हैं। पैलेस्टीन का यहाँ पे बोलना है कि हमेशा से ही पैलेस्टीनियन कॉज को इंडिया ने सपोर्ट किया है, लेकिन 2019 में इंडिया ने अपने स्टांस को बदला। 2019 में जो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है शाहेद, ये इकोसॉक यानी यूनाइटेड नेशंस का जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, वहां पे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए शाहेद को या ना दिया जाए, इसके ऊपर वोटिंग चल रही थी। इंडिया ने यहाँ पे इजराइल के फेवर में वोट कर दिया, पैलेस्टीन के अगेंस्ट वोट कर दिया। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि गाजा स्ट्रिप में रिसेंटली जो लड़ाई हुई थी उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन चलाने की बात हुई तो इंडिया ने उस वोटिंग में पैलेस्टीन के फेवर में वोट नहीं किया, ना ही इजराइल के फेवर में वोट किया। इंडिया यहाँ पे अब्सटेन कर गया। तो जब इंडिया यहाँ पे अब्सटेन कर गया तो पैलेस्टीन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे रियाद अल मिलिकी, उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि इंडिया यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा प्रो इजराइल हो रहा है, ये सही नहीं है, इंडिया को एब्सटेन नहीं करना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे पैलेस्टीन का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमेशा से इंडिया ने हिस्टोरिकली पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है। अब वो थोड़ा थोड़ा इजराइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको पैलेस्टीन की पॉलिटिकल मदद करनी चाहिए। अब इंडिया तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखिएगा, देखते हैं हमारी सरकार आगे क्या प्लान करती है। मोदी जी इस पर्टिकुलर मीटिंग में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से भी मिले।
और नफ्ताली बेनेट को उन्होंने दिल्ली इनवाइट किया, आइए, ठीक है, 30th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल के मौके पे इजराइल को यहाँ पे इनवाइट किया है, नफ्ताली बेनेट को यहाँ पे इनवाइट किया है मोदी जी ने। देखते हैं नफ्ताली बेनेट आते हैं कि नहीं आते हैं, वैसे इनवाइट किया है तो आएंगे ही। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। देखिए अक्टूबर के महीने में डेंगू के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने हाई लेवल की टीम को भेजा गया है। ये 9 स्टेट्स कौन से हैं? हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। इन इलाकों में डेंगू बहुत तेजी से फैला है, तो इसके लिए एक मीटिंग भी रिसेंटली हुई थी 1 नवंबर 2021 को। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इफेक्टिवली यहाँ पे इन चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो रिसेंटली हमारे देश में और स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में 1,16,991 डेंगू के केसेस हैं। और डेंगू में क्या है कि अगर आपको डेंगू हो जाए, आपकी प्लेटलेट्स एकदम से गिरती हैं, सही समय पे अगर इंटरवेंशन नहीं हुआ तो आपकी जान भी यहाँ पे जा सकती है। तो इतने ज़्यादा डेंगू के केसेस क्यों फैल रहे हैं? पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल डेंगू के केसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं? इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बहस की गई है, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स भेजे गए हैं एनवीबी डीसीपी से, एनसीडीसी से। आपका एनवीबी डीसीपी क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एनसीडीसी क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एनआईसीडी से भी गए हैं लोग। एनआईसीडी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर आप बात करो डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये क्या है? तो ये सेंटर की नोडल एजेंसी है फॉर द प्रमोशन एंड कंट्रोल ऑफ 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज। कौन सी 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज को ये एनवीबी डीसीपी रोकता है? तो मलेरिया को, डेंगू को, लिम्फेटिक फिलियरियासिस को, काला आजार को, जापानीज एंसेफेलाइटिस को, चिकनगुनिया को। एनआईसीडी इंस्टीट्यूट कैसे काम करता है? तो इट इज अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल के लिए बनाया गया है एनआईसीडी। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये जो टीम्स भेजी गई हैं अलग अलग स्टेट्स में, ये स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, उनके यहाँ पे इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ रिस्पांस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी। वेक्टर कंट्रोल के लिए मेडिसिन किट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स के प्रयोग को डायरेक्ट करने के लिए, एंटी नार्वल और एंटी एडल्ट वेक्टर कंट्रोल मेजर्स को लाने के लिए ये सारी टीमें एक्टिव लेवल पे राज्यों के साथ इंगेज करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगी। जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में न्यूज़ आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज़, राहुल द्रविड़ यहाँ पे हेड कोच बन गए इंडियन क्रिकेट टीम के। तो जैसे ही यहाँ पे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, रवि शास्त्री का ये जो टेन्योर था एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वो खत्म हो जाएगा और राहुल द्रविड़ का यहाँ पे टेन्योर शुरू होगा। यहाँ पे अपॉइंट किसने किया है? राहुल द्रविड़ को क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने अपॉइंट किया। तो इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड इंडिया आएगी और इंडिया न्यूजीलैंड की बायलैटरल सीरीज होगी, और इस पर्टिकुलर सीरीज में द्रविड़ यहाँ पे हेड कोच होंगे। ठीक है। इससे पहले द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं इंडिया के अंडर 19 टीम की, इंडिया ए साइड के। और द्रविड़ के गाइडेंस के अंदर ही 2018 का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था न्यूजीलैंड के अंदर। ओके। रवि शास्त्री का पहला टेन्योर एज हेड कोच खत्म हुआ था 2019 में, और दूसरा टेन्योर शुरू हुआ 2019 में। उस समय पे क्या क्राइटेरिया है हेड कोच अपॉइंट करने के, उन क्राइटेरिया के बेसिक प्रेमाइस को स्टैब्लिश किया गया। पहले एक 9 पॉइंट रिक्वायरमेंट थी 2017 में, 2019 में 3 पॉइंट रिक्वायरमेंट आई। इस 3 पॉइंट रिक्वायरमेंट के चलते क्या बोला गया कि अगर आपको हेड कोच की पोजीशन पर अपॉइंट करना है तो आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, आपको इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का, आपने इंडिया के लिए कम से कम 30 टेस्ट मैच खेले हो, आपने इंडिया के लिए कम से कम 50 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हो। तो अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हो तब आप इंडिया के हेड कोच बनाए जाओगे। और अगर आपको मान लीजिए सपोर्ट कोच बनना है, तो सपोर्ट कोच बनने के लिए भी बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, बस नंबर ऑफ मैच प्लेड की रिक्वायरमेंट है 10 टेस्ट और 25 ओडीआईज। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है कैंडिडेट्स को स्क्रूटनाइज करने का, कोच को चूज करने का, ये करता कौन है? तो इसे करती है CAC, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। इस क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को एस्टैब्लिश किसने किया था? तो इसको एस्टैब्लिश किया था COA ने, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। और बात यह आती है कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को किसने अपॉइंट किया?
तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसके प्रॉपर प्रोविजंस हैं। ये कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करता है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को, और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने ही इंडिया का हेड कोच यहाँ पे चुना है। जीएस पेपर 1 स्पोर्ट्स में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपने व्यू पॉइंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। आपके कमेंट करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, जिससे वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है यूट्यूब। सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।